हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी। तो आज के हम लेक्चर में फ़िज़िक्स के प्रीवियस ईयर 2015 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से बिगिन करता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड ए व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। एक पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो कितनी है? ए है। ठीक है, और ये कहा गया है कि उस केस में जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में जो पोजीशन है, जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से, वो कितना होगा। ठीक है, हर पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है ना, कभी कोई ज़्यादा होता है, कभी कोई ज़्यादा होता है ना। तो हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है मीन पोजीशन से जहाँ पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो हमें बस फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, उनको इक्वेट करना है, सिंपल है क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है, मास है पार्टिकल का, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी जिससे वो ऑसिलेट कर रहा है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी ये क्वेश्चन में गिवन है दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल, सो वी विल इक्वेट देम। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, वी विल गेट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले आओगे, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर तो सब में कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट टू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, ठीक है, adiabatically coalesce to form a single drop, the temperature of the drop will। देखो क्या हुआ है, जो मरकरी है, मरकरी की बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स थी, उन्होंने क्या किया, आपस में मिली और एक बड़ी ड्रॉप बनाई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है वो, लेकिन ये जो काम हुआ है वो एडियाबेटिकली हुआ है, मतलब हीट एनर्जी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉप विल, जो बड़ी ड्रॉप बनी है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वो सेम रहेगा। इट विल डिक्रीज या इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ दैट बिग ड्रॉप सो फॉर्म्ड। ठीक है, अभी देखो, जब बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में मिलेंगी, एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी, तो जो वो बड़ी ड्रॉप होगी उसका एरिया उन छोटी छोटी ड्रॉप्स के बराबर तो नहीं होगा। मतलब जब आप उन छोटी छोटी ड्रॉप्स का एरिया ऐड करोगे वो ज़्यादा आएगा, और जो बड़ी ड्रॉप है उसका एरिया इस सम से तो कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो मरकरी होता है उसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, जब वो पास आएंगी, ठीक है, तो फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, वो इतनी बड़ी ड्रॉप नहीं बना पाएंगी, उनके फोर्सेस आपस में इतने ज़्यादा होंगे, तो जो ड्रॉप का एरिया होगा वो एक्सपेक्टेड से कम होगा, मतलब इन सबके सम से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसका एरिया कम होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उसकी पोटेंशियल, अब आपको पता है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को जब मिला रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी सपोज 400 जूल आ रही थी, सपोज बड़ी ड्रॉप से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो 300 जूल आ रही है। 100 जूल कहाँ जाएगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी उस, वो दैट विल कन्वर्ट बेसिकली इनटू हीट एनर्जी, वो उसका टेम्परेचर रेज करने में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हीट अब एक्सचेंज नहीं हो सकती, हीट बाहर नहीं जा सकती, तो अपने अंदर ही टेम्परेचर रेज करेगी ना वो। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर। लाइट वेव को पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइज का मतलब क्या होता है कि वाइब्रेशंस ऑफ लाइट को एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना। वैसे जो अनपोलराइज लाइट, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अनपोलराइज होती है। अनपोलराइज मतलब उसके जो वाइब्रेशन है वो इस प्लेन में भी है, वो इस प्लेन में भी है, वो इस प्लेन में भी है। इन एवरी पॉसिबल प्लेन दैट द लाइट इज बीइंग वाइब्रेटिंग एंड दैट लाइट इज नोन एज अनपोलराइज लाइट। तो जो
अनपोलराइज लाइट को जब हम उसकी जो वाइब्रेशन है एक ही प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दी, सपोज इस प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो वो होती है हमारे पास पोलराइज लाइट। तो जो लाइट आ रही है जैसे सपोज सन से आ रही है उसको पोलराइज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसवर्स नेचर की है, क्योंकि उसकी हाई फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल है, क्या क्योंकि वो रिफ्लेक्ट की जा सकती है। ऑलवेज रिमेंबर ओनली दोज वेव्स कैन बी पोलराइज विच हैव ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, जिस डायरेक्शन में वो चल रही है, और जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये सिचुएशन नहीं होती है तो उस वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते। अब जैसे जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जहाँ पर उसमें वाइब्रेशन भी ऐसे है और प्रोपेगेशन भी इसी डायरेक्शन में पैरेलल हो गई ना, तो उनको आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, पोलराइज। फॉर पोलराइजिंग अ वेव द वेव शुड पोजेस अ ट्रांसवर्स नेचर। और जो लाइट वेव्स होती है उनका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है, इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो द रीजन why light waves can be polarized is that they have transverse nature। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच प्रोसेस द स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम। देखो हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है हीट ट्रांसफर की, वो किस में होती है? इन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, या सभी में ही सेम होती है? सब में सेम तो नहीं होती है ना। अब देखो जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन पे खड़ा होकर वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, जो कन्वेक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है, पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जैसे अब एक गर्म पतीला है, उसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा है, तो नीचे वाला पानी गर्म हो जाएगा तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, फिर वो गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर आ जाएंगे, तो ये साइकिल चलती है। पार्टिकल एक्चुअली मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लेकिन जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ये वैक्यूम में भी पॉसिबल है, ये इन मटेरियल भी पॉसिबल है। जो सन से रेज आती है वो रेडिएशन के थ्रू ही आती हैं। तो अब आपको पता है वो सन की रेज की स्पीड तो कितनी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा तो स्पीड किसी की भी नहीं होगी। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ हीट ट्रांसफर वो किस में होता है, रेडिएशन में होता है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सी आने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यंग्स एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशेस। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो इतना फेमस एक्सपेरिमेंट है हमारे ऑप्टिक्स का, उसने क्या एस्टेब्लिश किया? ठीक है, क्या क्या था ऑप्शन, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लाइट इज नाइदर अ पार्टिकल नॉर अ वेव, लाइट इज बोथ पार्टिकल एंड अ वेव। वी ऑल नो कि जो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, इट एक्सप्लेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। इसने हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सप्लेन किया, और जो इंटरफेरेंस है दैट कैन बी एक्सप्लेन ओनली एंड ओनली इफ लाइट हैज़ वेव नेचर। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया कि जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ वेव्स। पार्टिकल नेचर तो कौन प्रूव करता है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है, वो प्रूव करता है पार्टिकल नेचर को। ठीक है, तो जो हमारे तीन फिनोमिनाज हैं, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, दैट कैन बी एक्सप्लेन इफ एंड ओनली इफ वी कंसिडर लाइट टू बी ऑफ वेव नेचर। तो जो हमारे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूव करता है कि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर। तो चलो पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ हीटिंग कॉइल ऑफ 100 वॉट टू 20 वोल्ट। ठीक है, एक हीटिंग कॉइल है 100 वॉट पे ऑपरेट हो रही है 220 वोल्ट पे। द कॉइल इज कट हाफ एंड द टू पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। द एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड इज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो हमारी कॉइल है, ठीक है, वो पहले 100 वॉट, ये हमारी कॉइल है 100 वॉट और 220 वोल्ट पे ऑपरेट की जा रही थी। अब इस कॉइल को आधा कट कर दिया गया है, दो ऐसे बना दिए गए हैं बिल्कुल हाफ। ठीक है, और उन दो को हाफ को ऐसे पैरेलल में अटैच कर दिया गया है थ्रू द सेम सोर्स। सोर्स सेम ही है, मतलब 100 वॉट ही आपने पावर देनी है और 220 वोल्ट ही आपने, मतलब वोल्टेज सेम देनी है, पावर तो इसके अलोंग डिसिपेट होगी, तो पावर का हमें नहीं पता। आपको निकालना है एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड। एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड मतलब ई बाय टाइम। टाइम यहाँ पे चलो 1 सेकेंड हो गया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है। ठीक है, दिस विच इज बेसिकली योर पावर। पावर ही होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, पहले जो कॉइल थी, ठीक है, जो हमारे पास पहले कॉइल थी उसका पावर कितना है 100 वोल्ट और उसकी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो यहाँ से कुछ निकल सकता है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² बाय R, है ना। वोल्टेज कितनी है 220 बाय
चलो आर नहीं पता, आर को ऊपर ले जाओ, पावर को नीचे ले आओ, तो यहाँ से आर कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा, आ जाएगा। वी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर, पी कितना है हमें गिवन है 100, है ना। तो ये मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इतने ओम का हमारा क्या है रेजिस्टेंस है। अब आपने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, मान लो पहले रेजिस्टेंस आर था तो ऑब्वियसली R/2 हो जाएगा। अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, जब आप इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R/2 प्लस 1/R/2, दैट इज 2/R प्लस 2/R, ठीक है, दैट इज 4/R। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से R/4, इतना आ जाएगा, मतलब जो R है उसका 1/4 आ जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरे सर्किट का। अब आपको एक तरह से पावर ही निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R, वोल्टेज तो सेम ही दे रहे हो आप 220 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट लेंगे ना, ये वाला R इक्विवेलेंट कितना आया मेरा R/4, R/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेशन कर लो, 220 का स्क्वायर इंटू 4 बाय R, R कितना है मेरा R/4, R कितनी, यहाँ से देखो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये ऊपर 100 चला जाएगा, 220 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर कैंसिल, 4 इंटू 100 इज 400, तो पावर कितनी आ गई 400 वॉट, 400 जूल, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द एजेस ऑफ ऑब्स्टेकल इज नोन एज, ठीक है। जो लाइट है वो एजेस पर बेंड करती है, शार्प कॉर्नर्स पर बेंड करती है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब लाइट बहुत, जब जो अपर्चर है वो बहुत छोटा हो जाता है ऑब्स्टेकल का, ठीक है, तो जो लाइट है वो उन ऑब्स्टेकल के एजेस पे बेंड कर जाती है और उस रीजन में एंटर कर जाती है वेयर वी वर एक्सपेक्टिंग शेडो, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइट आएगी नहीं और इस रीजन में लाइट आ जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डाइफ्रैक्शन। फिर आता है ड्यूरिंग बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन निकलता है जो ऑलरेडी न्यूक्लियस में प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, या फिर एक जो न्यूट्रॉन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो डीके करता है, वो टूट जाता है और वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, या फिर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन में। ये ऑप्शन है। देखो बीटा डीके जो होता है उसमें एक न्यूट्रॉन होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो हमारी रिएक्शन है वो डीके कर जाता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की रेशो फिक्स होती है, तो अगर एक कोई हैवी न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए तो जो वो रेशो है वो क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो जो न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा हो गए, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, तो न्यूट्रॉन क्या है वो डिके कर जाएगा इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डिके। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी न्यूट्रॉन प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर प्रेजेंट है वो वाला नहीं, न्यूट्रॉन डिके कर रहा है और वो वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और हमें क्या निकालनी है, पावर दी है कॉम्बिनेशन की वो निकालनी है। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आता है पेपर में। देखो जो नेट, अगर एक हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, एक मेरे पास कनकेव लेंस है, ज्वाइन कर दिया तो मुझे सबकी नेट क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। अगर पावर की डायरेक्टली बात करूँ तो पावर तो डायरेक्टली ऐड होते हैं, और फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, और पावर जो होती है वो डायोप्टर में निकाली जाती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, बस इतनी सी ध्यान रखनी है आप लोगों को बात। तो बस अब यहाँ पे देखो 1/f तो नेट पावर ही आ जाएगी, वो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो प्लस का 1/40, जबकि जो कनकेव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है तो माइनस का 1/25। दिस नो वन इज गोइंग टू कम एंड टेल यू कि आप ये चीज़ करो, आपको खुद ये चीज़ें साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 करोगे वो 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 इंटू 25, 100 में हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 40, दैट विल बी माइनस 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, 4, 10 एंड दिस विल बी माइनस 1.5 डायोप्टर.